हेलो सिक्स ग्रेडर्स। तो आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का सैम्पल पेपर फॉर योर फाइनल टर्म एग्ज़ामिनेशंस। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि यहाँ से आप सभी लोगों को पता लगेगा कि आपके साइंस के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनके आंसर कैसे करने हैं। तो ये पूरा सैम्पल पेपर हम साथ में सॉल्व करेंगे और आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और जिन भी बच्चों को कुछ भी डाउट हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्वेश्चन पेपर है और राइट हैंड साइड में उसके आंसर्स। सबसे पहले सेक्शन ए। तो यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। यानी कि हमें एक क्वेश्चन दिया है और उसके 4 ऑप्शंस और हमें करेक्ट आंसर को अपनी आंसर शीट में लिखना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स इज कॉल्ड। तो जब हम किसी भी चीज़ को अरेंज करते हैं एक ग्रुप में जहाँ पर उनके जो फीचर्स हैं वो सेम रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रुपिंग। तो यहाँ पे हम सभी लोग पहले से ही देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें ही ग्रुप आया है। तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी था, ग्रुपिंग। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन विच न्यूट्रिएंट हेल्प अस ग्रो टॉल एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें ग्रो करने में और हमारी मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो आप सभी लोगों को ये पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन्स। इसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन अ बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड। तो एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट। तो जो एक बैलेंस डाइट होता है वो यही होता है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स एक करेक्ट अमाउंट में होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मूवमेंट इन प्लांट्स। तो हमें यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में से ये बताना है कि इन चारों में से प्लांट्स में मूवमेंट कौन सा वाला ऑप्शन शो करता है। तो पहला ऑप्शन है रनिंग, दूसरा है ब्रीदिंग और जो डी ऑप्शन है वो है ईटिंग फूड। तो इन चारों में से ये तीन ऑप्शन तो आंसर बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि ये तीनों चीज़ें प्लांट नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स। ये मूवमेंट प्लांट्स में होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ऑन ग्रास इन द अर्ली मॉर्निंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सुबह के टाइम ग्रास पे जो ड्यू होती है, यानी कि आप सभी लोगों ने सर्दियों के टाइम पे ये देखा होगा कि सुबह सुबह घास पे ओस आ जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कंडेंसेशन का। तो कंडेंसेशन में जो हमारी एयर में वाटर रहता है तो रात के टाइम पे क्योंकि ठंड होती है तो उसकी वजह से वो कंडेंस होके हमारी ग्रास पे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखता है जिसको हम ड्यू बोलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 व्हेन वाटर इज कूल्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट चेंजेस इनटू। तो आप सही लोगों को ये पता ही होगा जब 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होता है तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट पेबल्स फ्रॉम सैंड। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे अगर हमें सैंड में से पत्थरों को निकालना है। तो आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा कि जो सैंड में से पत्थर्स को हटाते हैं उनके लिए एक उनके पास एक छलनी टाइप्स होती है जिससे वो पूरी सैंड को छानते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीविंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर एट्थ क्वेश्चन है सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय। तो हमें ये बताना है कि जो हमें सॉल्ट मिलता है सी वाटर से वो हमें किस प्रोसेस से मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एवेपोरेशन। तो जो भी सी वाटर में सॉल्ट मिक्स हुआ होता है उसको हम एवोपरेट करते हैं और उसके बाद जब वहाँ उस सी वाटर में से सभी का सभी पानी निकल जाता है तो लास्ट में हमें सॉल्ट मिल जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 अ स्टूडेंट इज़ गिवन अ मिक्सचर ऑफ chalk powder, salt and water. She wants to recover both chalk powder and salt separately. Which of the following is the correct sequence of method? तो एक स्टूडेंट है जिसने चॉक पाउडर, नमक और पानी को मिला दिया है। अब उसे चॉक पाउडर और जो नमक है वो अलग अलग चाहिए। तो इनमें से करेक्ट जो सीक्वेंस है वो क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हमें फ़िल्ट्रेशन करना है, यानी कि उस पानी को फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद चॉक पाउडर और पानी अलग हो जाएगा और उसके बाद हमें एवोपरेशन करना है। एवोपरेशन में तो पानी पूरा निकल जाएगा और
फिल्ट्रेशन से हमें चॉक पाउडर मिल गया क्योंकि वो पानी में मिलता नहीं है, और एवोपरेशन से हमें सॉल्ट मिल जाएगा। इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन, द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग विच डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो निडल होती है मैग्नेटिक कंपास की वो किस डायरेक्शन को शो करती है। तो उसका आंसर होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। फिर 11th क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। ये चार ऑप्शंस हैं, चारों में से आप सभी लोगों को पता ही होगा कि थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर का मेज़र करते हैं। इसके बाद 12th क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो एसआई यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है केल्विन। मोस्टली बच्चों को लगता है कि वो सेल्सियस होगा, बट सेल्सियस नहीं, जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का वो है केल्विन। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर बी, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं और राइट हैंड साइड में जो मैंने आंसर्स लिखे हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही समझाने वाला हूँ। यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में भी इसी टाइप से लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, या तो हमें ए का आंसर करना है या फिर बी का। आपको जो भी एग्ज़ाम में ईजी लगे आपको उसका आंसर देना है। तो ए में है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों के डिफरेंसेस लिख रखे हैं दो दो। तो जो मोनोकोटिलेडन प्लांट्स हैं उनमें होता है पैरेलल वेनेशन। जो हम वेनेशन की बात कर रहे हैं वो लीव्स में कर रहे हैं। पैरेलल वेनेशन इस टाइप का होता है, उसमें आपको पैरेलल लाइंस दिखाई देती हैं। वहीं पर डाइकोटिलेडन प्लांट्स में होता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो उनकी जो लीव्स होती हैं उसमें इस टाइप का फॉर्मेशन आपको दिखता है, ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन। सेकेंड डिफरेंस होगा, मोनिकोटिलेडन प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट सिस्टम और जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स हैव टैप रूट सिस्टम। तो फाइबर जो रूट सिस्टम होता है उसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं होती, इसमें छोटी छोटी कई सारी रूट्स निकली हुई होती हैं। और आपका जो टैप रूट सिस्टम होता है उसमें एक मेन रूट होती है जिसमें से बाकी सारी छोटी छोटी रूट्स निकल रही होती हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद है बी, व्हाट टाइप ऑफ रूट इज़ रेडिश, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन इज़ फाउंड इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो मूली होती है रेडिश वो किस टाइप की रूट है और उसमें उसकी लीव्स में किस टाइप का वेनेशन दिखता है। तो जो रेडिश होती है, मैंने यहाँ पे उसको बना भी दिया, आपने देखा होगा कि रेडिश खुद एक रूट होती है और इससे छोटी छोटी रूट्स निकल रही होती हैं। यानी कि जो मेन रूट है वो रेडिश है और इससे और छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा है, ये होता है टैप रूट सिस्टम। तो रेडिश इज़ अ टैप रूट। और हमने देखा है कि जहाँ पे टैप रूट सिस्टम होता है वहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन दिखता है हमें लीव्स में। तो इसका आंसर होगा रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन करना है। पहले हमें दिया गया है 3 किलोमीटर को हमें मीटर्स में चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो हमें 1 किलोमीटर को क्या बनाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम हम जहाँ जैसे यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर इक्वल्स टू 3000 मीटर्स। फिर हमें 549 मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर्स। फिर अगर हमें इस 1 मीटर को 549 मीटर्स बनाना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 549 से। वही हमने यहाँ पे किया है और वही फिर सेम हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है 549 को। तो हमारा आंसर आ जाएगा 549 मीटर्स इक्वल्स टू 54,900 सेंटीमीटर्स। वेरी इजी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें कोई एक पार्ट करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक प्लांट्स। तो ट्रांसपेरेंट और ओपेक प्लांट्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। दो डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जिन चीज़ों के आर पार हमें क्लियरली दिख सकता है वो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, और जिनके आर पार हमें नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे सकता, वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इनके एग्जांपल्स हैं ग्लास, वाटर, एयर। इनके आर पार तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है, बट वुड, मेटल और ब्रिक, इनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो ये सभी हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद बी वाले पार्ट में हमें पूछा गया है डिफाइन मैटर, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास।
तो मैटर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, वेरी इजी, एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। और ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम्स। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमें बोला गया है डिफाइन हैबिटेट, नेम एनी टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो हैबिटेट की डेफिनेशन हमें दे देनी है, द स्पेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड द हैबिटेट। और दो टाइप के हैबिटेट्स पूछे हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं, फॉरेस्ट, सीज, माउंटेन्स। तो मैंने यहाँ पे दिया है सी एंड माउंटेन्स। और अगर आप देखें तो मोस्टली आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि आपकी बुक में डार्क कीवर्ड्स के फॉर्म में दिए गए हैं, मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। इसके बाद है राइट एनी टू डिफरेंट फीचर्स ऑफ कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट फ्रॉम डेट ऑफ कैमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। तो यहाँ पे हमें बेसिकली बताना है कि जो हॉट डेजर्ट के कैमल होते हैं और कोल्ड डेजर्ट के कैमल होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि जो हॉट डेजर्ट के कैमल होते हैं दे हैव लॉन्ग लेग्स विथ वाइड हूफ्स, और जो कोल्ड डेजर्ट के कैमल्स होते हैं उनकी शॉर्ट हाइट होती है और शॉर्ट लेग होते हैं। हॉट डेजर्ट के जो कैमल होते हैं उनके पास वन हम्प होता है, और जो कोल्ड डेजर्ट के कैमल्स होते हैं उनके पास टू हम्प्स होते हैं। फिर सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें हमें ऑप्शन दिए गए, या तो हमें ए का आंसर करना है या बी का। मैंने आपको दोनों के ही आंसर बता रखे हैं। ए में है राहुल हैज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ऑलवेज फील्स वीक। तो राहुल को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसे वीक फील हो रहा है। द डॉक्टर टेस्टेड हीज ब्लड सैंपल एंड प्रिस्क्राइब्ड अ मिनरल सप्लीमेंट। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हिम टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट। तो डॉक्टर ने उसका ब्लड सैंपल लिया और उसको एक मिनरल का सप्लीमेंट भी दिया है। और उसके बाद हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिनका आंसर हमें देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच डिफिशियंसी डिजीज़ इज ही सफरिंग फ्रॉम। तो उसको कौन सी डिफिशियंसी हो रही है, किस डिजीज़ की डेफिशिएंसी इसको हो रही है। तो जब भी हमें सांस लेने में दिक्कत हो या फिर हमें जब भी वीक फील होता है तो वो होता है एनीमिया की वजह से। तो इसका आंसर होगा ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। सेकेंड क्वेश्चन है विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हीज डाइट। तो हमें ये बताना है कि एनीमिया किस चीज़ की कमी से होता है। तो एनीमिया हमेशा आयरन की कमी से होता है, तो इसका आंसर होगा ही इज़ लैकिंग आयरन इन हीज डाइट। थर्ड वाले में बोला है सजेस्ट सम फूड आइटम्स डेट ही शुड इंक्लूड इन हिज डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो हमें अब ये बताना है कि उसे बेसिकली कौन से फूड आइटम्स खाने चाहिए जिससे कि एनीमिया ठीक होता है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें इंक्लूड की हैं जो कि आपकी बुक में ही दी हैं। जो है ये है ही शुड इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट एंड पोमीग्रेनेट इन हिज डाइट। फिर और वाला जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर बी है इसका आंसर भी देख लेते हैं। Why is it important to chew food properly while eating mindfully? Mention any 2 clean habits that keep us healthy. तो हमें इसमें पूछा गया है कि खाते टाइम हमें अच्छे से चबाना क्यों चाहिए, और हमें 2 क्लीन हैबिट्स के बारे में बताना है। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है, आप सभी लोगों को पहले से ही आता होगा। इसका आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको आप रीड कर लेना। हम चल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द टर्म रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन विद 1 एग्जाम्पल ईच। हमें यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन के बारे में बताना है कि वो होते क्या है और उनके एक एक एग्जाम्पल बताने हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिख दी हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसका एग्जाम्पल है अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। इसके बाद सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन यानी कि जो गोल गोल मोशन होता है, यानी कि एक ऐसे हम जब वहाँ पे घूमते हैं तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो इसकी डेफिनेशन होगी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्कुलर मोशन। यहाँ पे सर्कुलर मोशन ही सर्कुलर पाथ होगा, ये आप करेक्शन कर लेना। और इसका एग्जांपल हो जाएगा हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। जैसे कि आपने देखा होगा जो सुइयाँ होती हैं घड़ी की वो सर्कुलर मोशन में ही रोटेट करती हैं। इसके बाद है पीरियोडिक मोशन, मोशन डेट रिपीट्स इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ। तो पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें कि
जो मोशन है अपने ही आपको रिपीट करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका एग्जांपल हो जाएगा पेंडुलम। जैसे कि ये पेंडुलम है, तो पहले ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर इधर। तो जो इसका मोशन है वो सेम हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और जो जो टाइम होता है उसका वो भी इक्वल होता है, तो इसलिए पेंडुलम इसका एग्जाम्पल होगा। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो आप सभी लोगों को पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इनका एग्जांपल हो जाएगा आयरन, कॉपर, निकल एंड गोल्ड। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इनका एग्जांपल हो जाएगा वुड, प्लास्टिक, रबड़ एक्सेट्रा। इसके बाद बी वाला ऑप्शन, इसमें हमें दिया गया है डिस्क्राइब हाउ अ मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिज्म, मेंशन एनी 3 कंडीशंस। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि कोई भी मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको कैसे लूज़ कर सकती है। तो इसके 3 आंसर्स हैं। इट इज़ हीटेड स्ट्रांगली, या तो उसको बहुत ही ज़्यादा हीट किया जाए। सेकेंड, इट इज़ हैमर्ड और ड्रॉप्ड रिपीटेडली, यानी कि अगर किसी मैग्नेट को बार बार पीटा जाए या फिर उसको बार बार गिराया जाए तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर सकती है। और तीसरा है इट इज़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर हम उसको सही से स्टोर नहीं कर रहे हैं तब भी वो अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लूज़ कर सकती है। फिर इसके बाद हमारा सेक्शन नंबर डी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 9th क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे आपको पहले कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और उनको आपको फिल करना है इन 5 फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है अ फ्यूल डैट इज़ कॉमनली यूज इन कार्स। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है पेट्रोल, पेट्रोल का यूज़ होता है कार में। सेकेंड है एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। तो रिन्यूएबल सोर्स का एग्जाम्पल इनमें से आपको कौन सा दिख रहा है? सोलर एनर्जी हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड है पेट्रोलियम एंड कोल। तो पेट्रोलियम और कोल क्या है? वो फॉसिल फ्यूल्स है। इसके बाद है फोर्थ कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट इन लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड। तो इन ऑप्शन में से क्या आंसर आएगा? रेन हार्वेस्टिंग। इसे ही तो कहते हैं जब हम काफ़ी सारे रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर करते हैं बाद में यूज़ करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं रेन हार्वेस्टिंग। और मिक्सचर ऑफ गैसेस फिफ्थ क्वेश्चन। सो एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 10th क्वेश्चन, इसमें हमें मैच द कॉलम्स दिया गया है, इसमें हमें मैचिंग करनी है। तो फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग होता है वाटर टू आइस। वाटर साइकिल क्या है? कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर। इसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ फॉग। तो जब वाटर एयर में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे सर्दियों के टाइम में आपको दिखता है, सुबह के टाइम जो फॉग होता है वो किसकी वजह से होता है? कंडेंसेशन की वजह से। इसके बाद है फोर्थ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर। और फिफ्थ है क्लाउड्स। तो क्लाउड्स क्या होता है? कूलिंग ऑफ वाटर वेपर एट हाई एल्टीट्यूड। जब बहुत ऊपर आसमान में हाई एल्टीट्यूड पे जब जो वाटर वेपर है वो कूल होता है तो वो क्लाउड्स बन जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी इसको लिखा है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन, इसमें भी हमें ऑप्शन दिया गया या तो हम फर्स्ट वाले को करें या फिर सेकंड वाले को। इस बात का आपको एग्ज़ाम में भी ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक ही अटैम्प्ट करना है जो कि आपको अच्छे से आता हो। फर्स्ट में दे रखा है व्हाट इज़ अ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट डेट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक प्लैनेट के अराउंड, कि उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। सेकेंड हमें दिया गया है इसका बी पार्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या डिफरेंस होता है वो हमें बताना है। तो सैटेलाइट्स डेट एग्जिस्ट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं वो अपने खुद से ही घूमते हैं, मूव्स ऑन देयर ओन। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं ह्यूमंस से। एक नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल मून हो गया, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि हमारे अर्थ की एक सैटेलाइट है बाय इंडिया, तो वो है आर्यभट्टा। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको एक दे दिया है। फिर इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें पूछा गया है व्हाट इज अ सोलर सिस्टम, नेम एनी 4 बॉडीज डेट आर पार्ट ऑफ इट। तो सोलर सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज डेट रिवॉल्व अराउंड इट।
और इसके बाद जो 4 बॉडीज़ हैं तो आप कुछ भी बता सकते हैं जो कि आपको पता हो। 4 बॉडीज़ में मैंने बताया प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, स्टार्स एक्सेट्रा। इसका बी पार्ट है वाई इज द सन कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सन को ही हम सोलर सिस्टम का सेंटर कंसिडर क्यों करते हैं। इसका आंसर होगा द सन इज कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट एंड इट प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट टू देम। तो जो सन है उसके चारों तरफ ही सभी प्लैनेट्स और जो भी बॉडीज़ हैं वो रिवॉल्व करती हैं, इसीलिए हमने सन को सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम माना है। और सन ही सभी जो बॉडीज़ हैं यानी कि प्लैनेट्स हैं उनको हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। इसके बाद स्टार्ट हो रहा है सेक्शन नंबर ई। तो 12th क्वेश्चन है अ फिश, अ काउ एंड अ बर्ड आर केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो एक फ़िश को, एक काऊ को और एक बर्ड को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। द फिश स्विम्स इन वाटर, जो फिश है वो पानी में स्विम करती है। द काऊ ब्रीथ्स थ्रू नॉस्ट्रिल, जो काऊ है वो अपने नाक से सांस लेती है। द बर्ड लेज एग्स टू रिप्रोड्यूस, और जो बर्ड है वो अंडे देती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। ऑल द थ्री नीड फूड टू स्टे अलाइव बट देयर वेज ऑफ लिविंग आर डिफरेंट। इन तीनों को ही जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए बट ये अपनी लाइफ को अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज शोन बाय बर्ड लेइंग एग्स। तो जो बर्ड अंडे देती है उससे हमें किस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो इसका आंसर होगा रिप्रोडक्शन। सेकेंड है हाउ डज द फिश शो मूवमेंट, फिश मूवमेंट कैसे दिखाती है। द फिश शोज मूवमेंट बाय स्विमिंग इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स फिन्स एंड टेल। तो अपने फिन्स और टेल की मदद से वो स्विम करती है वाटर में, इससे उसके मूवमेंट हमें दिखता है। इसके बाद है अटेम्प्ट आइदर सी और डी, यानी कि सी और डी में से हमें किसी एक का आंसर करना है। सी में है मेंशन वन सिमिलैरिटी शेयर्ड बाय ऑल दीज थ्री ऑर्गेनिजम्स इन द केस, यानी कि हमें एक ऐसी सिमिलैरिटी बतानी है जो कि इन तीनों ही ऑर्गेनिजम्स में सेम हो। तो वो सिमिलैरिटी है कि इन तीनों को ही खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑल थ्री ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। डी वाले का आंसर भी देख लेते हैं। हमें स्टिमुलस की यहाँ पे डेफिनेशन पूछी है। इसका आंसर है अ स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द सराउंडिंग डेट कॉज अ रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें बेसिकली एक स्टूडेंट है जो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो उसने ऐड किया है शुगर, सॉल्ट, सेंट और ऑयल और चॉक पाउडर को अलग अलग वाटर ग्लासेस में, और उसके बाद हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टू मटेरियल्स गिवन अबव विल डिजॉल्व इन वाटर। तो इनमें से ये जो सभी सब्सटेंसेस हैं इनमें से कौन सा वाला मटेरियल जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा शुगर एंड सॉल्ट, यही दोनों सिर्फ वाटर में डिज़ोल्व होंगे। उसके बाद हमसे नेक्स्ट बी में पूछा गया कि विच टू मटेरियल्स गिवन अबव विल नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। तो शुगर और सॉल्ट के अलावा बाकी कुछ तो डिज़ोल्व नहीं होगा, बट हमें क्योंकि सिर्फ दो ही चीज़ें लिखनी है तो हमने यहाँ पे सेंट एंड चॉक पाउडर लिख दिया है। सी में विच इज़ द टर्म यूज फॉर सब्सटेंसेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर। तो वाटर में जो सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इसके बाद डी है नेम टू गैसेस फाउंड डिज़ोल्व इन वाटर। तो वाटर में कौन सी गैसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं वो हमें लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है 14th नंबर क्वेश्चन। मीना एंड हर मदर आर क्लीनिंग ग्रेन्स इन द किचन। तो मीना और उसकी मम्मी ग्रेन्स साफ़ कर रही है किचन में। दे नोटिस दैट द वीट कंटेन्स स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क। तो फिर उन्हें दिखता है कि जो वीट है उसमें स्मॉल छोटे छोटे पत्थर हैं और हस्क है। मीनाज मदर फर्स्ट रिमूव द स्टोन्स बाय हैंड। पहले उन मीना की मम्मी स्टोन्स को हाथ से उसे निकालती है। देन शी पोअर्स द वीट स्लोली इन फ्रंट ऑफ द फैन विच ब्लोज अवे द लाइटर हस्क। बाद में मीना की मम्मी जो वीट होता है उसको फैन के सामने ले जाती हैं और जो भी लाइटर हस्क होता है वो पूरा उड़ जाता है। तो हमें यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इनका आंसर देना है। ये है विच मेथड इज़ यूज्ड बाय मीनाज मदर टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम वीट। तो मीना की मम्मी ने कौन सा मेथड यूज़ किया स्टोन्स को
वीट में से निकालने के लिए, क्योंकि उन्होंने हाथ से निकाले थे स्टोन्स। तो इसका आंसर होगा हमारा हैंड पिकिंग। सेकेंड है नेम द मेथड यूज टू रिमूव हस्क फ्रॉम वीट। तो जो एयर का यूज़ करके हस्क को निकाला था वीट में से, उसको हम बोलते हैं विनोइंग। फिर हमें सी या डी में से कोई एक आंसर करना है। सी में हमें दिया गया है वाई डज द हस्क फ्लाई अवे वाइल वीट ग्रेन्स फॉल स्ट्रेट डाउन। तो इसमें हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो हस्क है वो उड़ गया हवा में और जो वीट है वो सीधा नीचे क्यों गिर गया, इसका हमें रीज़न बताना है। तो इसका सिंपल रीज़न यही है कि जो हस्क होता है वो वेट में बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है और वीट ग्रेन्स भारी होते हैं। तो वीट ग्रेन्स सीधा नीचे गिर जाते हैं और हस्क हवा में उड़ के अलग हो जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखी है। डी में है हमें एक और एग्जांपल देना है सेम मेथड का यूज़ करके। तो इसका मैंने जो एग्जांपल दिया है वो है सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम राइस यूजिंग विनोइंग। इसके बाद है 15th और लास्ट क्वेश्चन। तो ये है अ वेदर स्टेशन रिकॉर्डेड द फॉलोइंग टेम्परेचर्स ऑन अ विंटर डे। तो एक वेदर स्टेशन है जहाँ पे ये 4 टेम्परेचर्स दिन के अलग अलग टाइम पे नोट किए गए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ये क्वेश्चंस देने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द अबव रीडिंग शोज द लोएस्ट टेम्परेचर। तो लोएस्ट टेम्परेचर कब था वो हमें बताना है। तो लोएस्ट टेम्परेचर हम यहाँ पे हमें 10 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है जो कि नाइट को है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट, किस टाइम पे हमें पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मच डज द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून। तो मॉर्निंग से आफ्टरनून में कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है, यानी कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। तो मॉर्निंग में 12 डिग्री सेल्सियस था, आफ्टरनून में 19 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें कोई एक ही अटैम्प्ट करना है। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र एयर टेम्परेचर इन वेदर स्टेशंस। तो वेदर स्टेशंस में जो एयर टेम्परेचर है वो हम किससे मेज़र करते हैं। तो इसका आंसर है थर्मोमीटर। और लास्ट में हमें डी में पूछा गया है व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।